पत्नी अपने पति का कत्ल कर देती है और करती है इतने शातिराना तरीके से कि किसी को कुछ अंदेशा तक नहीं होता। बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक में ये खुलासा नहीं होता कि इस व्यक्ति की मौत नॉर्मल हुई है या किसी ने हत्या की है। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जो पत्नी का भाई होता है वो अपने जीजा से बहुत प्यार करता था, क्योंकि उसके जीजा और उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके जीजा जी की मृत्यु नॉर्मल हुई है। और कहीं ना कहीं भाई होने के नाते वो अपनी बहन की हरकतों पर भी नजर रख रहा था, उसे अंदेशा हो रहा था। और वहीं इस घटनाक्रम में एक ऐसा खुलासा होता है कि जिसे सुनने के बाद किसी को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन इस पत्नी ने आखिर अपने पति की हत्या कैसे की, क्यों की, इसके पीछे की क्या वजह थी और ऐसे कैसे हत्या की कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक में इस बात की कोई जानकारी नहीं आई। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों ये जो सच्ची घटना है वो है कर्नाटक के उडुपी की। उडुपी जिले के अंतर्गत अजमेर थाना है और अजमेर थाना के अंतर्गत इलाका आता है करकरा। वहां की ये सच्ची घटना है। बात है 20 अक्टूबर 2024 की। वहीं रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम बालकृष्ण होता है, जिसकी उम्र लगभग 44 साल के आसपास थी, उसके घर से सुबह सुबह रोने की आवाज आ रही थी। आसपास के लोग जब जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि बालकृष्ण की मौत हो चुकी है और बालकृष्ण की पत्नी प्रतिमा, जिसकी उम्र 35 से 36 साल के आसपास थी, और उसके बच्चे रो रो कर उनका बुरा हाल था। इसकी सूचना सभी परिवार वालों को दी जाती है। साथ ही बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाता है और उसके बाद विधि विधान से बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इस घर में गम का पहाड़ टूट चुका था, लेकिन किसी को ये अंदेशा नहीं था कि इस गम के पीछे की वजह क्या है। 1 से 2 दिन का वक्त गुजर जाता है। जो प्रतिमा का भाई होता है यानी कि बालकृष्ण का साला, उसे ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी कि उसके हट्टे कट्टे जीजा की मौत हो गई है। हालांकि वो ये बात जरूर जानता था कि उसके जीजा की लगभग 1 से 1.5 महीने से तबीयत खराब चल रही है और दीदी मेरी बहुत परेशान है। कई जगह उसने हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे थे। लेकिन उनकी मौत हो जाएगी ये उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, ये सच वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। मेहमान आते हैं जाते हैं और लगभग 2 दिन का वक्त गुजर जाता है और इन 2 दिन के बाद जो प्रतिमा का भाई होता है संदीप अपनी बहन के पास जाता है 22 अक्टूबर 2024 को और कहता है कि जीजी मुझे सच सच बता कि क्या जीजा जी की नॉर्मल मृत्यु हुई है या तूने कुछ किया है, क्योंकि तेरे बारे में मुझे सब कुछ पता है कि तू आजकल क्या कर रही है। प्रतिमा अपने भाई को डांटने लग जाती है कि तू ये मुझसे कैसे सवाल कर रहा है, लेकिन जो भाई था संदीप वो भी मानने के लिए तैयार नहीं था और वो कहता है कि अगर तुमने नहीं बताया तो मैं पुलिस में जाकर कंप्लेन कर दूंगा कि तूने ही जीजा जी की हत्या की है, नहीं तो मुझे सच सच बता दे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और जो प्रतिमा होती है वो अपने भाई पे भरोसा कर लेती है और कहती है कि हाँ मैंने ही तेरे जीजा जी की हत्या की है, क्योंकि मैं ऐसी बोरिंग जिंदगी से तंग आ चुकी थी। इतना कहना था कि संदीप तुरंत ही जो उसके जीजा जी के भाई बालकृष्ण का भाई रामकृष्ण थे उनके पास जाता है, उनको ये बात बताता है और तुरंत ही दोनों जाकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। दरअसल जो संदीप था वो पता था कि उसकी बहन प्रतिमा का अफेयर आजकल एक इंसान जिसका नाम दिलीप हेगड़े होता है उससे चल रहा है, जो कि एक इन्फ्लुएंसर है बोल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाता है, काफी पैसे वाला है और प्रतिमा उसके साथ घूमती फिरती रहती है। तुरंत ही पुलिस जो प्रतिमा होती है उसे और उसके बॉयफ्रेंड दिलीप हेगड़े को अरेस्ट करती है और पूछताछ शुरू करती है। पहले तो प्रतिमा रोने धोने का बहुत नाटक करती है, पुलिस तक पे इल्जाम लगा देती है कि आप एक विधवा पत्नी का गलत फायदा उठा रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, इसकी वो अपील करेगी। लेकिन जब पुलिस थोड़ी सख्ती दिखाती है तो दोनों टूट जाते हैं और प्रतिमा खुद ये बात एक्सेप्ट करती है कि हाँ मैंने ही मेरे पति की हत्या की है, वो भी अपने प्रेमी दिलीप हेगड़े के साथ मिलकर।
दरअसल प्रतिमा कहती है कि मेरी शादी लगभग 15 साल पहले बालकृष्ण से हुई थी। बालकृष्ण मुझे शुरू से ही बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अगर मेरी शादी मेरे घर वालों ने कर दी थी और मैं अपनी शादी में रह रही थी। लेकिन बालकृष्ण एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, साथ ही उसकी जो आमदनी थी वो बहुत कम थी। मुझे कोई अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए कभी कोई पैसा ही नहीं मिलता था, बस जैसे तैसे करके जिंदगी चल रही थी। लेकिन मेरे जो सपने थे वो बहुत बड़े थे। मैं ऐसी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं जीना चाह रही थी। मेरे सपने थे अच्छी गाड़ियों में घूमना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, अलग अलग रेस्टोरेंट पे जाकर खाना पीना खाना, मौज मस्ती करना। मेरी ये सब ख्वाहिशें थी। इसी बीच मुझे किसी ने बताया कि इंस्टाग्राम पे रील्स बनाओ तो हो सकता है तुम एक दिन अच्छे पैसे कमाने लगोगी और तुम्हारे सपने भी सच हो जाएंगे। और यही सोचकर मैं इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने लगी। जब मैं रील्स बना ही रही थी, उसी दौरान मेरी जो मुलाकात है वो दिलीप हेंगड़े से हुई। दिलीप से धीरे धीरे मेरे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और देखते ही देखते हम दोनों काफी एक दूसरे के नजदीक आ गए। दिलीप काफी पैसे वाला आदमी था, देखने में भी अच्छा था और मुझे जैसा चाहिए था वो बिल्कुल वैसा था। मैं दिलीप के साथ घूमने चली जाती थी। किसी न किसी बहाने से उसके साथ अलग अलग रेस्टोरेंट पे जाती, खाना खाती, 2-4 घंटे हम वहाँ साथ में वक्त बिताते, अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीदते जिसका बिलिंग पूरा दिलीप करता था और मेरी जिंदगी बहुत आराम से चल रही थी। अब मैं अपनी जिंदगी में बिल्कुल खुश थी। बालकृष्ण की तरफ मेरा कोई ध्यान नहीं था। लेकिन तभी बालकृष्ण को कहीं से कोई कहता है कि तुम्हारी पत्नी का अफेयर चल रहा है एक दिलीप नाम के व्यक्ति से, जो रील्स बनाती है और वो भी रील्स बनाता है। और जब बालकृष्ण ये बात पता चल जाती है तो मुझसे बहुत झगड़ा करता है और उस दिन के झगड़े के बाद से वो मुझे स्ट्रिक्टली बोलता है कि आज के बाद तुम अकेले घर से बाहर नहीं निकलोगी, ना ही मार्केट जाओगी और ना ही कहीं और। जहां तुम्हें जाना होगा मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। और साथ ही आज से तुम्हारा रील्स बनाना बंद, अननेसेसरी मोबाइल चलाना भी बंद। काफी सारी पाबंदियां लग चुकी थी प्रतिमा पर और प्रतिमा इन सब बातों से बहुत परेशान थी और वो किसी तरीके से अपने प्रेमी जो दिलीप हेंगड़े था उससे कांटेक्ट करती है और कहती है कि कोई ऐसा रास्ता बताओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। यानी कि जो मेरा पति है उसको भी मैं रास्ते से हटा दूं और किसी को मुझ पर शक भी नहीं हो, तभी मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के हिसाब से जी सकूंगी। और तभी जो उसका प्रेमी होता है दिलीप हेंगड़े, वो कहता है कि मेरे पास एक दवाई है जो कि ब्लड कैंसर में यूज होती है, लेकिन अगर एक स्वस्थ व्यक्ति को ये दवाई दी जाए तो वो स्लो पॉइजन की तरह काम करती है। मैं तुम्हें थोड़ी थोड़ी करके दवाई दूंगा और तुम अपने पति के खाने में उसको थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में रोज देती रहना। एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन लगभग 1 से 1.5 महीने में तुम्हारे पति का काम तमाम हो जाएगा और साथ ही किसी को पता भी नहीं चलेगा। पत्नी प्रतिमा को ये बात पसंद आ जाती है और वो अपने प्रेमी से वो दवाई लेती है और अब वो रोज अपने पति के खाने में थोड़ी मात्रा उस पॉइजन की मिलाकर देने लग जाती है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में बालकृष्ण की तबीयत खराब होने लग जाती है और अब प्रतिमा हर जगह उस अपने पति को हॉस्पिटल ले जाती है, कभी इस हॉस्पिटल में कभी उस हॉस्पिटल में, हर जगह चेकअप कराती है, एडमिट कराती है, लेकिन पति की हालत में कोई सुधार नहीं होता। पति की हालत में सुधार होगा भी क्यों? क्योंकि प्रतिमा वहां एडमिट होते हुए भी जो खाना लेकर जाती थी अपने पति के लिए, उसमें वो उस दिन भी पॉइजन मिलाकर ही उसे खाना देती थी। और डॉक्टर भी हैरान थे कि आखिर इस व्यक्ति को हुआ क्या है, इसकी तबीयत में कोई सुधार क्यों नहीं आ रहा है। और इस तरीके से जो बालकृष्ण की तबीयत है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसको पीलिया हो चुका था, उसको खून की उल्टियां होने लग गई थी, दस्त उसके बंद नहीं हो रहे थे, यानी कुल मिलाकर उसकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। बिस्तर पे था, वो अपने से अपना हाथ भी नहीं हिला पा रहा था, उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी। 19 अक्टूबर 2024 को ही प्रतिमा अपने पति की छुट्टी करवा के हॉस्पिटल से लाती है और अपने प्रेमी को रात में फोन करती है कि ये आदमी तो ऐसे तो मरने से रहा, क्योंकि मैं इसको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ और ये दवाई की वजह से इसकी सांसें तो टूट ही नहीं रही है। मैं दवाई, ये जो पॉइजन है स्लो, वो तो दे ही रही हूँ, बट ये मरेगा कब?
तो वो कहती है कि एक काम करते हैं, तुम आज घर पर आ जाओ, आज इसका काम तमाम कर ही देते हैं, क्योंकि मैं खुद वेट कर करके थक चुकी हूँ कि कब बनेगा। उसका बॉयफ्रेंड उसके घर आता है और जो बाल कृष्ण लेटा हुआ था, अब बाल कृष्ण के हाथों में या शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वो अपना कपड़ा तक अपने शरीर पर ढाक सके या अपने बॉडी में कोई भी मूवमेंट कर सके। बस उसकी सांसें चल रही थी और पत्नी एक चादर को फोल्ड करती है और चादर को फोल्ड करने के बाद, वो अच्छा मोटा चादर था, बेडशीट जो कंबल टाइप का होता है, उसको फोल्ड करती है जितना मोटा वो फोल्ड कर सकती थी और बाल कृष्ण के मुंह पे ढाक देती है। अब बाल कृष्ण की सांसें घुटने लगती हैं क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ही लाचार अवस्था में था। उसके हाथों में ये ताकत थी नहीं कि वो उस मुंह पे डले हुए कपड़े को हटा सके और इसी तरीके से रात भर में घुट घुट करके बाल कृष्ण की मौत हो जाती है। उसके बाद दोनों आराम से रात गुजारते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। उसके बाद प्रेमी घर से निकलकर चला जाता है रात के अंधेरे में ही, और जो पत्नी होती है प्रतिमा, वो सुबह रोने धोने का नाटक करना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, इस तरीके से 15 साल पहले से जो पत्नी अपने पति के साथ रह रही थी, उसने अपने ही पति की एक निर्मम हत्या कर देती है और किसी को शक तक नहीं होता, अगर हुआ ही नहीं था अगर उसका खुद का भाई इंसानियत के लिए खड़ा नहीं होता। अगर वो ये सोच लेता कि मेरी बहन की जिंदगी खराब हो जाएगी, मेरी बहन जेल में चली जाएगी, तो ये अगर वो सोच लेता तो शायद इस हत्याकांड का कभी खुलासा नहीं होता। सच में दोस्तों, आज के रिश्ते ऐसे हो गए हैं कि आप किसी भी रिश्ते पर भी पूरी तरीके से अंधा विश्वास नहीं कर सकते। साथ ही फिर वही एक चीज कि एक अवैध रिश्ता, एक नाजायज रिश्ता फिर से एक पूरे परिवार को तबाह कर चुका था। खैर, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत करना है, जागरूक करना है। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।